तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने छोड़ा था न्यूटन लेबनिज में छोड़ा था, ठीक है, कि न्यूटन लेबनिज हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब हम न्यूटन लेबनिज में हम लोगों ने देखा था कि जब डिफरेंशिएशन करता हूं मैं किसी भी चीज को, नीचे अगर एफ ऑफ एक्स है, ऊपर जी ऑफ एक्स है और मल्टीप्लाई अगर ये एच ऑफ टी डी टी के साथ होता है तो इस टी के बदले क्या आ जाता था, जी ऑफ एक्स, साथ में जी डैश एक्स माइनस एच ऑफ टी के बदले एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है, यही था न्यूटन लेबनिज। और एक चीज है क्या, अगर फंक्शन वेल डिफाइन है तो ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हर समय एग्जैक्टली जीरो होगा। चलो तो शुरू करते हैं। तो सपोज मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम मुझे वैल्यू निकाल के देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो से एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी से लेके एक्स साइन एक्स। अब जब तुम x टेंडिंग टू जीरो करते हो तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाता है, जीरो से जीरो इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कि ऊपर वाला पार्ट जीरो हो गया, x साइन एक्स नीचे वाला भी पार्ट जीरो हो गया। मुझे x साइन एक्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो लगा सकता हूँ, जीरो से एक्स स्क्वायर ले सकता हूँ, कॉस टी स्क्वायर डी टी ले सकता हूँ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ले लेता हूं ताकि साइन एक्स बाय एक्स हो। ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो होता है तो साइन एक्स का एक्स वैल्यू 1 होता है और ये बाहर निकल जाएगा, तो हेंस तुम्हारे पास क्या रहेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो से एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या फॉर्म आया, जीरो बाय जीरो। अब क्या कर सकते हो, जीरो बाय जीरो यहाँ पे भी था, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा सकता था, पर एक्स साइन एक्स दो फंक्शन बनता है, एक्स स्क्वायर एक सिंगल फंक्शन है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मुझे आसान लगेगा इसलिए मैंने साइन एक्स को हटा दिया, एक्स स्क्वायर बना दिया। तो अब क्या करूंगा, अब मैं अगर यहाँ पे दोनों साइड में एल हॉस्पिटल लगाऊं तब ये मेरे लिए होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के बदले डालू तो कॉस, टी स्क्वायर के बदले टी के बदले एक्स डालोगे ना, यहाँ पे तो टी के बदले तुम एक्स स्क्वायर डालोगे, तो टी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस एक्स टू दी पावर 4 इंटू ट्वाइस एक्स बाय ट्वाइस एक्स, कैंसिल हो गया, क्या मिला, कॉस जीरो का वैल्यू 1। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे चलते हैं। If लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो से एक्स टी स्क्वायर डी टी रूट ओवर ऑफ ए प्लस टी एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 2। तो तुम जरा ध्यान से देखो, जरा तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में। अगर तुम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये टी के लिए एक अननोन वेरिएबल है, समझ में आ रहा है, ये जो वेरिएबल है ये एक अननोन वेरिएबल है फॉर टी। तो इसलिए अगर इसे मैं बाहर निकाल दूं, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो ये एक्स से नहीं होता है, जो ऊपर होता है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो उससे होता है। क्या फॉर्म हुआ, नीचे वन बाय जीरो इंटू जीरो, मतलब जीरो बाय जीरो, पर अभी एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते हो क्योंकि वन बाय जीरो इंटू जीरो में एल हॉस्पिटल नहीं लगता है, एल हॉस्पिटल जीरो बाय जीरो में, तो वी हैव टू राइट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर रैशनल फॉर्म में लिखना होगा। तो प्रॉपर रैशनल फॉर्म में लिखने के लिए तुम, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि तुम जानते हो ए वन बाय इंटू बी को तुम बी बाय लिख सकते हो, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये न्यूमरेटर का पार्ट है तो ये ऊपर चला जाएगा,
और नीचे ये रह गया तो ये आ जाएगा। और अब ये क्या फॉर्म हुआ, क्योंकि ये 0/0 है तो अगर मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगा दूं तो ऊपर इंटीग्रेशन होने के कारण जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x² √a+x, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 - cos x = 2। तो अब तो इंटीग्रेशन हट गया ना, अब तो इंटीग्रेशन हट गया, क्या कर सकते हो अब, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x², यहाँ पे क्या ले सकते हो √ऑफ क्या a+x, 1 - cos x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे 1 + cos x से, क्या फायदा हो जाएगा, तो 1 + cos x 1 - cos x 1 + cos x क्या दे देगा sin² x दे देगा, ऊपर एक क्या आ जाएगा 1 + cos x = 2, क्या फायदा, तब इसका जो वैल्यू ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, x² / sin² x 1 है, बाकी सब तो नॉन जीरो वैल्यू है, अगर x 0 की ओर जा रहा है तो 1 + cos x 1 होगा और ये √a होगा, तो हेंस इसका वैल्यू क्या होगा तब 1 + 1 सॉरी 2 होगा, डिवाइड बाय √ऑफ क्या a + 0 = 2, तो हेंस इससे a का वैल्यू निकाल लेना, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे निकलूं, ठीक है, 10 मिनट लिख लो इसको। चलो आगे निकलता हूं। हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइप का सम किया था जिसमें हमने देखा था कि अगर f ऑफ g ऑफ x का वैल्यू x होता है तो g ऑफ x को तुम f इनवर्स x करते हो, कह सकते हो। ये चीज हम लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में किया था कि क्वेश्चन में क्या होता है कि f ऑफ x का वैल्यू तुम्हें दिया रहता है या g ऑफ x का वैल्यू दिया रहता है, तुमसे g डैश x के बारे में वैल्यू पूछता है। इंफॉर्मेशन ये है कि g ऑफ x जो है वो f इनवर्स x है। तो ऐसे का जो एल्गोरिथम है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो था हमारे पास कि हम शुरू करते थे f ऑफ g ऑफ x नहीं तो g ऑफ f ऑफ x = x से, यहां से शुरू करके हम चीजों को सॉल्व करते थे। जैसे प्रॉब्लम, लेट f ऑफ x = 0 से x dt by √of 1 + 2 cube and g of x be the inverse of f of x. Then option number A, 2g double dash is equal to g square, 2g double dash is equal to 3g square, 3g double dash is equal to 2g square, g double dash is equal to g square. सम लिखना है तो लिख लो। तो इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि g ऑफ x बी द इनवर्स ऑफ f ऑफ x है। शुरू करूं तो इसका मतलब क्या लूंगा, लेट अगर g ऑफ x f इनवर्स x दिया हुआ है और निकालना तुम्हें क्या है, तुम्हें निकालना है 2g डबल डैश x, तो g डैश x के ऊपर काम करना है।
तो इसीलिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यूज करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एक जी डैश एक्स मिलेगा, ठीक है। नहीं तो सर अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, नहीं यहाँ से आंसर मैं यहाँ से भी निकाल लूंगा, मगर यहाँ से तुम्हें जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा जब डिफरेंशिएट करोगे तो, इंटू एफ डैश एक्स मिलेगा, मगर यहाँ पे तुम्हें एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स मिलेगा। तो ये ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि तुम्हें तो जी डैश एक्स मिल गया। तो वी विल स्टार्ट, क्योंकि जी ऑफ एक्स अगर एफ इनवर्स है, वी नो कि इनका जो कंपोजिशन होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वो एक्स होगा। अब अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज जी डैश एक्स का वैल्यू आ गया क्या, 1 बाय, अब एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स कहां से निकालें, अरे ये तो बेसिक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो एफ ऑफ एक्स का क्वेश्चन लिखा है या नहीं, नहीं लिखा तुम लोगों ने, और नहीं लिखा तो मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हें कैसा फायदा होगा, हाँ सम देख के, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1 प्लस टी क्यूब है, तो तुम्हें तो एफ डैश चाहिए ना, तो न्यूटन लेबनिज से अगर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये टी के बदले ये एक्स आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय रूट ओवर ऑफ क्या 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइड बाय जीरो डालोगे क्या 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस जीरो क्यूब इंटू जीरो। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाय, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स होगा क्या होगा 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस जी क्यूब एक्स, तो ये रूट ओवर ऑफ 1 प्लस जी क्यूब एक्स इंटू, यही होगा रेसिप्रोकल इसका ना, सॉरी मैंने गलती लिखा, 2 मिनट, चलो। इसका मतलब तुम्हें क्या मिला जी डैश एक्स, जी डैश एक्स इक्वल टू 1 बाय, अगर एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स ये है, तो अगर तुम रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, समझ में आया ना क्या हो रहा है, जो एक्स था एक्स के बदले एक्स, अगर ये एक्स है तो एक्स के बदले जी ऑफ एक्स आ गया, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 1 प्लस जी क्यूब एक्स, दोनों साइड अगर मैं इसके, अब क्या करूं, रूट ओवर क्वेश्चन में ऑप्शन में देखो ना रूट ओवर नहीं है, तो रूट ओवर हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या मिलेगा जी डैश एक्स का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 प्लस जी क्यूब एक्स, और अगर अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस जी डैश एक्स इंटू कितना जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना 3 जी स्क्वायर एक्स इंटू क्या जी डैश एक्स, जी डैश एक्स जी डैश एक्स कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा 2 जी डबल डैश इज इक्वल टू क्या 3 जी स्क्वायर, 2 जी डबल डैश इज इक्वल टू 3 जी स्क्वायर, गॉट द आंसर। मतलब देखो हो रहा है क्या ना कि ये फिर यही प्रॉब्लम हो गया, लास्ट ईयर भी कोर्स बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू होता है, मुझे तो लगता है ये, मैं नहीं जानता हूँ कि इसमें भी कहीं कोई वो मतलब जो ऑनलाइन बड़े बड़े कंपनीज है उन्हीं का कुछ है क्या कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कर दो, तो जो टीचर्स ठीक से पढ़ा देते हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाए, तो मैं ऐसा डिस्टेबलाइज हो चुका हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, ऑनलाइन भी क्लास है ऑफलाइन भी क्लास है, मतलब समझ में, मतलब इतना ज्यादा, मतलब 11th भी खुल जाएगा, ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा, स्टूडेंट्स रेडी नहीं है बैच मिलाने के लिए कि अगर ठीक है अगर एटलीस्ट जो ऑफलाइन में है वो मिल जाए, 3 बैच नहीं 2 बैच ही हो, तो फिर टाइम निकाल पाऊं, बैचेस भी उतना ही लेना पड़ रहा है, तो लास्ट ईयर भी एग्जैक्टली यही हुआ था, ये होने के बाद मैं डिस्टेबलाइज हो जाता हूँ, क्योंकि होऊंगा ही, हम लोग के मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं अकेला टीचर हूँ, ठीक है, और मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है, तुम देख रहे हो मैं जीएमपी देता था, सब देता था, सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, बस जैसे तैसे करके क्लास चल रहा है। एक कितना कर पाएगा, मतलब एक टीचर किस, मतलब हाँ सेट ऑफ टीचर्स होने से मुझे नहीं मालूम है, मगर चलो आगे चलता हूँ, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ।
तो एक चीज कभी कभी होता है कि अगर तुम्हारे पास अननोन इंटीग्रेशन के अंदर है तो तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे बताऊं कि सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 0 से x e टू द पावर t साइन x माइनस टी डी टी, और तुम इसे अगर अभी डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो तुम दुखी हो जाओगे कि तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। क्यों? किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे? सर x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, x यहां पे भी है और x यहां पे भी है। अगर इंटीग्रेशन के अगर इंटीग्रेशन कंटेन्स मतलब t dx होता तो बात अलग है, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है, इंटीग्रेशन कंटेन्स x, वी कैन नॉट अननोन वेरिएबल, हाँ इंटीग्रेशन के लिए वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। ये हम ऊपर भी नहीं कर पा रहे थे, ये काम हमने यहां पे भी नहीं किया था, यहां पे भी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। ये अंदर है, मुझे प्रॉब्लम था, इंटीग्रेट करने में भी प्रॉब्लम था मुझे, वैसे ही यहाँ पे ये एक्स अंदर है तो मुझे प्रॉब्लम है, तो इसे मुझे बाहर निकालना होगा। तो ऐसा सम जब भी देखोगे तुम ट्राई करोगे कि यू हैव टू टेक इट आउट। तो प्रॉब्लम करा रहा हूं, लेट एफ ऑफ एक्स इज अ डेरिवेबल फंक्शन satisfying f of x is equal to 0 से x e to the power t sin x minus t dt and g of x is equal to f double dash x minus f of x. Then find मैं तुम लोग को ये नहीं कह रहा हूँ ना कि क्लास को अटेंड नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, मैं मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि देखो क्या है ना कि मिला नहीं पा रहा हूँ टाइम, ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब जीएमपी बनाने में मुझे 1 घंटा लगता है मोटा मोटी, एक जीएमपी बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में 1.5 घंटा लगता है, क्लास में क्या पढ़ाऊंगा ये सर्च करने में 2 घंटा लगता है। तो सीरियसली कह रहा हूँ 2 घंटे 1.5 घंटा तो लगता ही है एटलीस्ट, क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, टीबीएस क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, ये सब मिला के 2 घंटे का काम है ये। या तो ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन ही हो। नहीं, आप ऑनलाइन भी कीजिए, आप ऑफलाइन भी कीजिए। मैं जान रहा हूं ऑफलाइन में फिर केवल ऑफलाइन ऑनलाइन कराने में प्रॉब्लम है, केवल ऑफलाइन कराने में भी प्रॉब्लम है। चलो, let f of x be a derivable function satisfying f of x is equal to itna, g of x is equal to itna, then the range of g of x. Solution. तो f of x 0 से x e to the power t sin x minus t dt, तो मैं कुछ ऐसा करना है कि ये बाहर आ जाए। कब आ सकता है ये बाहर? ठीक है, एक तरीका है कि तुम साइन a माइनस बी में ब्रेक कर दो, मगर वो लंबा होगा। दूसरा तरीका है करते करते याद रह जाता है, मैं मानता हूं कि किंग्स भी एक तरीका है। सर क्यों? कि अलग अलग करना किसमें आसान है? अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो अलग करना आसान नहीं है क्या e टू द पावर x को? क्योंकि तुम इजीली अलग कर सकते हो e टू द पावर x डिवाइड बाय e टू द पावर t लिख के। तो क्योंकि ये ज्यादा प्रिफरेबल फॉर्म है, तो अगर मैं यहाँ पे किंग्स लगा दूं, किंग्स इसमें लगेगा एफ ऑफ एक्स में नहीं। हाँ, तो ये हो जाएगा 0 से x e टू द पावर t के बदले x माइनस टी साइन x माइनस टी के ऊपर लगेगा रे, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो x माइनस टी dt। एग्जैक्टली लास्ट ईयर भी मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जैक्टली यही हुआ था तुम्हारे सीनियर के साथ। लास्ट में मैं एकदम सेटिस्फाइड नहीं हूं जो तुम्हारे सीनियर के साथ हुआ लास्ट। मैंने जैसे करवाया उन लोगों को, और यही चीज था, यही सितंबर अक्टूबर का महीना था, चीज खुल रहा था, आधा खुला आधा बन रहा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 0 से x साइन टी बाय ई टू द पावर टी dt मिलेगा। ठीक है, तो अगर अब मैं f डैश x करूं तो क्या हुआ?
इसमें दो फंक्शन है, एक u है, ये एक v है। तो सबसे पहले तुम डिफरेंशिएट करोगे e टू द पावर x को और छोड़ दोगे 0 से x, इसे छोड़ दोगे, प्लस e टू द पावर x। अब डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो f डैश x का वैल्यू क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x 0 से x sin t बाय e टू द पावर t dt प्लस e टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाय dx। अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, sin x बाय क्या, e टू द पावर x। कैंसिल कर दो, तो हेंस f डैश x का वैल्यू क्या मिला। अब दोबारा देखो, ये जो ब्लू वाला पार्ट है e टू द पावर x, ये वाला जो पार्ट है, क्या ये यही पार्ट नहीं है, ध्यान से देखो दोनों ब्लू वाला। अगर मैं यहाँ पे 1 को यूज कर लूं तो क्या मिलेगा, 1 और भी क्या है, क्या ऊपर कहीं पे नहीं दिया, इसे अगर यूज कर लूं तो ये तो f ऑफ x हो जाएगा प्लस साइन x। तो क्या निकालना है मुझे, तो अगर मैं डिफरेंशिएट और एक बार कर दूं, क्योंकि मुझे f डबल डैश x निकालना था सम, अगर तुम लोगों ने लिखा है तो ये f डैश x प्लस cos x हो जाएगा। मगर f डैश x का वैल्यू अगर ऊपर से डाल दूं इसमें, तो f डैश x का तो वैल्यू डाल सकता हूं ना, ये f डैश x का वैल्यू, तो ये क्या मिला, f ऑफ x प्लस साइन x प्लस cos x। तो हेंस क्या मिला, f डबल डैश x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, साइन x प्लस cos x। और हम जानते हैं कि a साइन x प्लस b cos x का रेंज कहां से कहां तक था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये g ऑफ x हो जाएगा तो इसलिए इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा। अब g ऑफ x में तुम देख रहे हो a भी 1 है b भी 1 है, तो हेंस साइन x प्लस cos x का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस रूट 2 से लेकर रूट 2 तक। ये सब तो ठीक है, फंडामेंटल है, किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, ये वाला लिखना है तो लिख लो। मैं फिर से कह रहा हूं यहां से मत लिखो, हाँ मैंने जो पीडीएफ भेजा है वहां से लिखो, लिखना मगर इंपॉर्टेंट है, ये भी बोल देता हूँ। सर ने पीडीएफ भेज दिया, बस वीडियो देखते हैं, फायदा नहीं है। अगर मैं इतना कष्ट कर रहा हूं तो प्लीज थोड़ा सा उससे, ठीक है, तुम भी कष्ट कर रहे हो, बस मैं अपना बात नहीं बोलूंगा। हाँ। ये भी मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हूँ, क्योंकि मैं, ठीक है, मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे, फिर उनका कोविड हो गया, तो मैं कोविड एक्सपोज हूँ, ठीक है, हुआ नहीं है मुझे, मैंने टेस्ट किया है अभी तक, हाँ, और देखना तो होगा ना एटलीस्ट 7 डेज तक, और चांसेस भी कम है क्योंकि 6 मंथ हुआ नहीं है मुझे हुए, तब भी देयर आर सम चांस की, हाँ 15% तो चांस है कि क्या पता हो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, खत्म भी नहीं हुआ, ये बात भी है, मैं ये जान रहा हूँ कि चीजें खत्म भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी मैं जिस ट्रोमो से गुजर रहा हूँ मुझे मालूम है, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि तुम लोग आओ, या जिनको आने का मन है वो आओ, मगर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। चलो आगे चलता हूँ, इसका और एक सम कराने का मन है ऑनलाइन क्लास है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है, तो यहाँ से भी हो जाए। चलो शुरू ही करता हूँ, हाँ चलो, नहीं ये भी एक प्रॉब्लम है, हाँ कि यहाँ का सम अलग, एक ही सेम ही सम करवा देता हूँ, दैट इज मच बेटर, चीजें भी आसान हो जाएगा, जल्दी खत्म भी हो जाएगा, और हाँ फिर लगे तो टॉप अप वीडियो में दूंगा। विदाउट प्रूफ एक चीज दे रहा हूँ जिससे कहते हैं वालिस फार्मूला। सिंगल फैक्टोरियल का मतलब जानते हो ना, डबल फैक्टोरियल का मतलब जानते हो, पैरिटी सेम होता है, मतलब n है तो n के बाद n-2, उसके बाद n-4,
ठीक है, मतलब अगर मैं तुमसे 5 फैक्टोरियल पूछूंगा तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मगर अगर मैं 5 डबल फैक्टोरियल बोलूंगा तो केवल 5 के बाद पैरिटी सेम होगा, मतलब 5 ऑड है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 3, उसके बाद वाला ऑड नंबर 1 में खत्म हो जाएगा। अगर मैं तुमसे 8 डबल फैक्टोरियल पूछूं तो पैरिटी सेम होगा, 8 के बाद ये अरे ये सिंबल है रे, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। 8 के बाद 6, 8 माइनस 2 क्या होगा, इवन नंबर, जब तुम -2 करोगे तो पैरिटी सेम होने वाला है। 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2। तो अगर तुम कभी भी, देयर आर सम फॉर्मूलाज। नंबर 1, अगर तुम 0 से π/2 इंटीग्रेट कर रहे हो sin x टू द पावर m cos x टू द पावर m dx को, तो n का डबल फैक्टोरियल, m का डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n का डबल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय π/2 अगर बोथ m and n इज इवन होल नंबर। m और n होल नंबर हो सकता है, मतलब 0 अलाउड है। मगर यही n का डबल फैक्टोरियल, m का डबल फैक्टोरियल और m प्लस n का डबल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 इफ एट लीस्ट 1 इज ऑड। अगर कोई भी एक ऑड हो तो ये होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, वो लिखना है इसको पहले, ठीक है लिख लो था। अगर मैं तुमसे पूछूं 0 से π/2 sin x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 6 dx, तो ये 5 का डबल फैक्टोरियल, 6 का डबल फैक्टोरियल, 5 प्लस 6 का मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि 5 ऑड है। 5 का फैक्टोरियल 5, 3, 1, 6 का डबल फैक्टोरियल 6, 4, 3, 2, 5 प्लस 6 11 का डबल फैक्टोरियल 11, 9, 7, 5, 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। कैंसिल करके देख लेना, बोर्ड लेवल में नहीं लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हो। आया समझ में ना फॉर्मूला क्या है। अगर sin x का पावर n है तो n का डबल फैक्टोरियल, m है तो m का डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n का डबल फैक्टोरियल π/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं 0 से 2π, अगर मैं तुमसे 0 से π/2 sin x टू द पावर 10x dx पूछूं तो n का वैल्यू 10 है मगर m का वैल्यू 0 है, तो 0 है तो लिखने का जरूरत नहीं है। 0 डबल फैक्टोरियल 1 मान के चलो, तब n का डबल फैक्टोरियल, सॉरी रे, काटना होगा ऊपर वाला चीज तुम्हें। काटना होगा ऊपर वाला चीज, सॉरी। n है तो n-1 का डबल फैक्टोरियल, m-1 का डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n का डबल फैक्टोरियल इंटू π/2। काटना होगा हाँ इससे तुम लोग को, हाँ ये सही है। हाँ n-1 का डबल, m-1 का डबल डिवाइडेड बाय m प्लस n का डबल इंटू π/2, तो इंटू 1 अगर कोई एक और हो तो फिर ये भी काटना होगा। क्या क्या डिफरेंस हो गया, सॉरी हाँ एक्सट्रीमली सॉरी। 5-1 4 का डबल, 6-1 5 का डबल, 5 प्लस 6 11 का डबल इंटू 1, तो 4 का हो जाएगा 4 इंटू 2, 5 का हो जाएगा 5-1, 5 का 5 इंटू 4, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 11, तो जानते ही 11 इंटू 9 इंटू 7 डॉट 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 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो उसी लॉजिक से अगर sin x टू द पावर 10 मिले तो 10-1 का डबल फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 10 का डबल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, तो 10 - 1 9 7 5 3 1 10 8 6 4 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो कभी कभी तुम्हें ये डायरेक्ट नहीं आएगा, सम्स डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी तुम्हें सम्स को इनडायरेक्ट सम्स तुम्हें मिलेंगे, और जब सम्स तुम्हें इनडायरेक्ट मिलेंगे तो तुम्हें फिर उसे रिड्यूस करना। वालिस केवल 0 से पाई बाय 2 में लगता है। तो जैसे अगर मैं तुम्हें आई का वैल्यू दे दूं अभी 0 से पाई साइन एक्स टू द पावर 4 dx, अब इसमें नहीं लगेगा। मगर अगर मैं एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स टू द पावर 4 देता हूं तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स टू द पावर 4 ही होगा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स था। तो क्योंकि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है, तो इस वाले में अगर मैं क्वींस लगा दूंगा तो आई में एक 2 बाहर निकल जाएगा, और ये 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स टू द पावर 4 dx हो जाएगा। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू, तो ये 4 4 - 1, तो 3 का डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का डबल फैक्टोरियल इंटू पाई बाय 2, तो वैल्यू डाल सकते हो। तो कभी कभी क्वींस लगा के तुम्हें छोटा करना पड़ेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब कभी कभी तुम्हें फाइन आई कुछ रिड्यूस फॉर्म में होगा, ठीक है, या इसे टॉपअप में ही डालता हूं। 0 से 1 x टू द पावर 10 1 माइनस x टू द पावर 5 dx। सपोज आई का कोई एक रिड्यूस फॉर्म मिलेगा, क्या करोगे? तो अब क्योंकि तुम वालिस जानते हो, वालिस लगाया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि 0 जो वो साइन 0 है और साइन पाई बाय 2 1 होता है। अगर x को मैं साइन थीटा दूं तो मेरा काम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तब 1 माइनस x 1 माइनस साइन थीटा ये ब्रैकेट को नहीं हटा पाएगा। मगर अगर मैं साइन स्क्वायर दे दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तब मेरा आई क्या बनेगा, लिमिट कैसे चेंज होगा? अगर x को 0 डालोगे तो, अगर x को 0 डालोगे तो थीटो 0, x को 1 डालोगे तो थीटा पाई बाय 2, तो वो 0 से पाई बाय 2। x का मतलब कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 10 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 5। dx के बदले 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। आगे छोड़ दूं, ध्यान से देखो, सजा के लिख लेना, ये तो वालिस में गिर जाएगा, वैल्यू लगा देना, आंसर आ जाएगा। चलो अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 0 से 2 पाई दिया रहेगा, x इंटू साइन एक्स टू द पावर 6 कॉस एक्स टू द पावर 4 dx है। तो ये जो पार्ट है ये वालिस का पार्ट है। मैं जानता हूं 2 पाई जो है वो वालिस का पार्ट नहीं है, मगर बाहर एक x भी है। तो ये देख के दिमाग में आता है क्या, रिमूवल ऑफ x, और उसके लिए क्या लगा सकते हो यहाँ पे, किंग्स। किंग्स लगाओगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई क्या, 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि इवन पावर है तो सब तो सेम ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, माइनस आएगा, मैं भी जानता हूं ये बात कि साइन 2 पाई माइनस एक्स जब लेते हो तो वो माइनस साइन एक्स होता है, मगर जब तुम इवन पावर लेते हो, क्योंकि पावर तो 6 है, तब तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। और अब अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या फायदा होगा, 1 + 2। अगर 1 + 2 आई लगाऊंगा तो ये 0 से 2 पाई, बाहर एक 2 पाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये साइन एक्स टू द पावर 6 कॉस एक्स टू द पावर 4 dx। मगर इस वाले को अगर मैं f लेता हूं तो फंक्शन इंटीग्रेंड को, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स भी f ऑफ x है, तो मैं इसमें क्वींस लगा सकता हूं, और क्वींस लगाऊंगा तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स टू द पावर 6 तरीका, सॉरी नीचे जा रहा हूं। तो अगर क्वींस लगाऊंगा तो क्या होगा, क्वींस लगा सकता हूं ना। अगर मैं f ऑफ x का वैल्यू ये ले लेता हूं साइन एक्स टू द पावर 6 और कॉस एक्स टू द पावर 4,
तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स भी क्या होगा, साइन एक्स टू द पावर 6 और क्या कॉस एक्स टू द पावर 4। तो ये 2 पाई हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा नहीं क्या, और ये आधा हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा, तो 0 से कहां तक, ये आधा हो जाएगा ना 0 से पाई तक। अब क्या करोगे, क्या दोबारा क्यों नहीं लगा सकते हो, हाँ या ना? क्योंकि अगर मैं इसे एफ ऑफ एक्स मानता हूं तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी तो एफ ऑफ एक्स ही हो रहा है ना, तो दोबारा क्यों लगा लो। अगर दोबारा क्यों लगाओगे तो क्या होगा, ध्यान से तुम बोलोगे सर 1 + 2 है तो ये 2i होना चाहिए, थैंक्स। तो ट्वाइस i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2, कहां से कहां तक 0 से, अब ये पाई बाय 2 हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 6 और क्या कॉस एक्स टू द पावर 4 dx। अब तो इसमें वालीज लग जाएगा, किसी को लिखना है तो लिख लो। चलो हमने देखा था कि अगर मैं a से लेके भी एफ ऑफ एक्स dx का वैल्यू कभी तुमसे पूछूं तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है। तो अगर ये कर्व मेरे पास है तो ये अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये अगर x इक्वल टू a है, ये लाइन अगर x इक्वल टू b है, तो ये जो एरिया है ये एरिया है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो कई बार तुम ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, जैसे प्रॉब्लम कभी अगर तुम्हें दिया जा सकता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ mod x minus 1 mod x and mod x plus 1 then find minus 1 से 1 f of x dx। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, कभी कभी तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एन एरिया को देख सकते हो। दस मिनट, हाँ ट्राई करो खुद। मैं आ रहा हूँ मुझे मेरे जूम में स्पेस नहीं है, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा वरना, हाँ तो इसलिए। चलो आगे चलता हूं। तो ये कर्व हर समय जब भी तुम ऐसा देखोगे तो ये कर्व स्केचिंग से हम लोग देखते थे, अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, हम 3-4 लाइन ड्रॉ करते थे। एक लाइन y इज इक्वल टू मॉड x, एक लाइन y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1। मैंने गलती ड्रॉ किया, ये कौन सा होगा, क्योंकि ये पॉइंट 1 है तो ये मॉड ऑफ x माइनस 1। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो कर्व का, किस किस का, मॉड x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो प्लस माइनस x इक्वल टू, तो सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू एक ही आएगा, हाफ, तो ये हाफ हो गया। और ठीक जो ऐसा जा रहा है ये 1 है, ये हाफ है, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1।
अब मिनिमम मतलब क्या था, किसी भी एक पॉइंट में तुम 3 पॉइंट लोगे, एक फर्स्ट कर्व का, सेकंड कर्व का, थर्ड कर्व का, और कौन सा मिनिमम मतलब सबसे नीचे वाला, तो इसे चूज करोगे। यहाँ पे जब तुम चूज करोगे तो इसे चूज करोगे, तो मिनिमम का मतलब था -1 से 1 तक अगर पूछ रहा है तो वो ये वाला मिनिमम है मेरा, मतलब ये कर्व। तो हेंस तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है -1 से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये एरिया बाउंडेड पूछ रहा है, एरिया बाउंडेड बाय 2 ट्रायंगल्स एंड एक्स एक्सिस, नहीं क्या, ये वाला। तो ये तो तुम एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसको ओ ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। ये अगर हाफ है तो इसका हाइट भी हाफ है इस ट्रायंगल का, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ये हाफ है, ये कितना है 1, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस का लेंथ 1, 1/2 कैंसिल, तो 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो कभी कभी तुम डेफिनेट एरिया को एज एन, ठीक है, तो कभी कभी तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन को एरिया फंक्शन की तरह देखोगे। नहीं, तुम बोलोगे सर अलग अलग करके भी किया जा सकता था, मगर लंबा नहीं होता क्या, तुम्हें नहीं लग रहा है काफी लंबा हो जाता? ये ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा आसान है ये वाला टाइप। तो जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं कि सपोज ए से लेके बी 2 + x - x² dx a लेस देन b इज मिनिमम, ये सबसे छोटा वैल्यू लेगा, तो तुमसे फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालो। ये अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्या बोलते हो? ठीक है, ऐसा ए भी कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक चीज देखा था कि जब एरिया हम लोग लेते हैं तो ये एल्जेब्रिक एरिया देता है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे ये नेगेटिव देगा, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, और फिर से ये नेगेटिव देगा। अगर मैं केवल ये वाला एरिया लेता हूं, सपोज मैंने ए बी यहां से लेके यहां तक, तो क्या ये एरिया सबसे बड़ा होगा? तुम बोलोगे सर क्यों, आप ये क्या बात बोल रहे हो सर, ये एरिया से भी बड़ा एरिया हो सकता है। कब? अगर आप ये रेड वाला पोर्शन भी साथ में ले लीजिए, वेरी गुड, ठीक है, ये पोर्शन, क्या ये एरिया सबसे बड़ा होगा? अगर मैं ए और बी यहां ले लूं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अगर तुम यहाँ पे लोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो ब्लू वाला एरिया है, तुम उसे भी ऐड करोगे, मगर ये एल्जेब्रिक एरिया है। एल्जेब्रिक येलो वाला एरिया, सपोज येलो वाला या ये पूरा पोर्शन सपोज +6 है, ये -1, ये -1, तो इसलिए यहां से यहां तक अगर तुम एल्जेब्रिक एरिया का बात बोलोगे, क्वेश्चन में एरिया निकालने नहीं बोल रहा है, ए से भी इंटीग्रेट करने बोल रहा है, तो एल्जेब्रिक एरिया 6 - 2 = 4 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज तुम जैसे जैसे ए को बढ़ाते जाओगे, तो नो डाउट पहले अगर मैं ए यहां लूं, बी यहां लूं, तो ये एरिया 10 होगा, ये एरिया और बड़ा हो जाएगा क्योंकि और एक्स्ट्रा आया 14 होगा, ये एरिया सपोज 18 होगा, ये एरिया 20 होगा, मगर उसके बाद अब माइनस आने लगेगा, तो 20 से कम होने लगेगा। इसका मतलब मैक्सिमम होने के लिए मालूम है कि ए और बी को कहां पे होना पड़ेगा, ए और बी का ये वाला पोजीशन होना पड़ेगा, कि तुम्हें कोई एक नेगेटिव ना है। इसका मतलब ए एंड बी मस्ट बी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, नहीं क्या? जहां भी एक्स एक्सिस को टच कट करता है वही उसका क्वाड्रेटिक है, मतलब 2 + x - x² 0, मतलब x² - x - 2 0, मतलब x - 2 इंटू क्या, x + 1 0, तो हेंस x = क्या हो गया -1 और x = 2, तो खेला खत्म। a का वैल्यू -1, नहीं क्या, b का वैल्यू 2। आया समझ में? क्योंकि अगर ये तुम नहीं लोगे तो मतलब एरिया मैक्सिमम तभी होगा अगर कर्व एक्स एक्सिस को तभी कट करता है जब वो उसका रूट है ये, क्योंकि इसके बाद अगर तुम एरिया लेने का कोशिश भी करोगे तो वो नेगेटिव एरिया तुम ले रहे हो, क्योंकि एरिया भी एल्जेब्रिक एरिया, ये एरिया नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। ए से लेके भी एफ ऑफ एक्स dx विल नॉट गिव यू एरिया, इट गिव्स एल्जेब्रिक एरिया, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
चलो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। इफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, चलो सम लिखना है तो लिख लो। चलो शुरू करता हूं। इसमें अननोन क्या है इंटीग्रेशन के लिए, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ई टू दी पावर एक्स एक अननोन है। इसका मतलब तुम अगर एफ ऑफ एक्स को अच्छे से लिखना चाहो तो ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स ये बाहर आ सकता है। ओ ठीक है, वेट अ मिनट, अच्छे से लिख देता हूं। ई टू दी पावर एक्स प्लस 0 से 1 ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ टी डी टी। मैं अलग अलग कर रहा हूं, हाँ। 0 से 1 टी ई टू दी पावर माइनस एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स बाहर आया 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स 0 से 1 टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये जो है ये कांस्टेंट होगा, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मेरा कहना है कि एफ सपोज एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन एक वेरिएबल है, ठीक है, मैं मानता हूं इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी है, मगर जब तुम इंटीग्रेट करोगे 0 से 1 तक तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, नहीं क्या? मतलब एफ ऑफ टी कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, तो ये तो हर समय कांस्टेंट होगा ना रे, क्योंकि तुम 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हो। तो अगर तुम 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसका जो वैल्यू जो ये रिटर्न करेगा वो हर समय क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, एक कांस्टेंट रिटर्न करेगा जिसको कैपिटल ए दो। ये एक हर समय क्या रिटर्न करेगा, एक कांस्टेंट रिटर्न करेगा जिसको नंबर बी दो। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स को तब क्या लिख सकते हो, ई टू दी पावर एक्स प्लस कितना, ए टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ क्या, ई टू दी पावर माइनस एक्स। समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या? सबसे पहले जो चीज अननोन है किसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए, उसे मैंने बाहर निकाल लिया। अब ए क्या है, मैंने ए क्या लिया, तो सर बड़ा अजीब सा सवाल है, ए आपने ये लिया है। हाँ तो ए मैंने क्या लिया, 0 से 1 क्या, एफ ऑफ टी डी टी। तो इसका मतलब ए को क्या लिख सकते हो तब, 0 से 1, मगर एफ ऑफ, अगर ये भैया एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ टी क्या होगा, ये होगा ई टू दी पावर टी प्लस ए इंटू ई टू दी पावर टी प्लस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी डी टी, नहीं क्या? तो इससे एक रिलेशन आया, ए इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दो रिलेशन, ई टू दी पावर एक्स का तो इंटीग्रेशन जानते ही हो मेरे ख्याल में, ई टू दी पावर 0 माइनस 1, तो ई टू दी पावर 0, ये तो ई टू दी पावर टी देगा, ई टू दी पावर ई माइनस 1 देगा, ई टू दी पावर ए ई माइनस 1 देगा प्लस बी, ये माइनस भी कर देता हूं, तो ये ई टू दी पावर माइनस 1 1 बाई माइनस 1 देगा। तो ए बी में एक रिलेशन आ गया तुम्हारे पास। वैसा और एक रिलेशन आएगा, कहां से, यहां से। क्या और एक वैल्यू नहीं मिलेगा बी का, हाँ क्या मिलेगा, बी किसके इक्वल है, 0 से 1 टी इंटू क्या, एफ ऑफ टी डी टी। मगर ये अच्छी बात है रे, तुम लोगों में से जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि तुम लोग मुझे हर समय एक प्रेशर दे रहे हो कि सर वीडियो अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। हाँ इस चीज को मेंटेन करके रखना, हाँ इस चीज को जब तक जेई का एग्जाम नहीं होता है तब तक हर समय मेंटेन करके रखना। कि सर दीजिए हम सॉल्व करेंगे, सर दीजिए हम सॉल्व करेंगे, हाँ सर डाउट है, सर डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है, ये दो चीज को मेंटेन करके रखना। वैसे यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर लेना तो बी का भी तुम्हें एक वैल्यू आ जाएगा, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। क्या करोगे, 1 प्लस ए को बाहर निकाल लो, क्या रहा 0 से 1 क्या, टी इंटू ई टू दी पावर टी डी टी प्लस बी बाहर निकाल लो, 0 से 1 टी इंटू क्या, ई टू दी पावर माइनस टी डी टी। तो यहां से अगर निकालोगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी, ये करके देखना 1 माइनस कुछ आएगा, छोड़ो ना यार। तो इससे एक रिलेशन आ जाएगा बी और ए में, नहीं क्या, बी इज इक्वल टू, तो तुम्हें दो रिलेशन मिला, रिलेशन नंबर 1 रिलेशन नंबर 2। 1 एंड 2 से क्या कर सकते हो, ए का वैल्यू निकाल लेना, बी का वैल्यू निकाल लेना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं।
आया समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, मेरा कहना है कि सपोज मैंने कभी तुम्हें बताया कि तुम्हें एक मैंने फंक्शन दिया बड़ा सुंदर सा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0.7 एक्स इंटू एफ ऑफ टी डी टी प्लस 0.7 एक्स स्क्वायर इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। वेरी गुड। और तुमसे मैं कह रहा हूं कि एफ ऑफ 5 मुझे निकाल के बोलो क्या होगा। तो क्योंकि तुम टी के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहे हो तो एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या रह गया? 0.7 एफ ऑफ टी डी टी प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो 0.7 टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ध्यान से देखो, तो ये वाला जो बचा ये कांस्टेंट नहीं होगा क्या? और ये भी तो एक कांस्टेंट होगा, तो इसे अगर मैं ए और बी मान लूं तो एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि दीज आर कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से 1 हो रहा है। अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस कितना? ए टी प्लस कितना? बी टी स्क्वायर। जरा सजा के लिखूं तो ये 1 प्लस बी ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। मगर ए किसके इक्वल है? ए इक्वल है 0 से 1 किसका? एफ ऑफ टी डी टी। तो ए को क्या लिख सकता हूं तब? 0 से 1 एफ ऑफ टी के बदले क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस बी का टी स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय क्या? डी टी। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 प्लस ए, कैंसिल करो तो बी का वैल्यू क्या आया? -1। जैसे मैंने ए निकाला, ये किसके इक्वल है? ये बी के इक्वल है, तो वो अब तुम लोग के ऊपर है। टी एफ ऑफ टी का तो वैल्यू डाल सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, आंसर निकाल के देख लेना। तो समझ में आया? वो जो अननोन क्वांटिटी है उसे बाहर निकालना होगा। एक बार वो अननोन क्वांटिटी बाहर निकल गया तो फिर उसके बाद चीजें आसान हो जाता है। पीरियोडिक फंक्शन, सपोज तो ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, तो ये पीरियोडिक है। तो अगर मैं 0 से 3 पाई निकालने के लिए तुम्हें बोलूं तो तुम क्या बोलोगे? केवल ये एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करोगे या तीनों लूप का एरिया निकालोगे? तुम बोलोगे सर क्यों बेवकूफों वाला काम करेंगे, यही करेंगे। तो क्यों ये इसलिए हो सकता है क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो अपने एरिया को रिपीट करेगा, जैसा भी पीरियोडिक फंक्शन हो। फ्रैक्शनल एक्स वो भी रिपीट करेगा। ये देखो फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ है। तो अगर मैं केवल ये एरिया निकाल लूं, ये एरिया, तो बाकी सब जो होगा वो उसी को रिपीट करते रह रहा है। देखो ना, तो इससे पीरियोडिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं तुम्हें जो याद रखना होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज टी पीरियोडिक है। देखना है किसी को? देख लो। अगर ये टी पीरियोडिक है मतलब एफ ऑफ टी प्लस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ एक्स। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है जो ऊपर देखा था, 0 से एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एन को बाहर टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एन एक नेचुरल नंबर होगा। दैट तरीका, सॉरी, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। मतलब अगर अब मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि 0 से लेके 2 पाई मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का प्रॉपर्टी बोलो, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का प्रॉपर्टी बोलो, ये ज्यादा अच्छा। तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स को जब मैं मॉड साइन एक्स, अब वो तुम्हें जानना होगा, ये तुम्हें जानना होगा कि एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स जब करोगे
तो चीज रिपीट कर जाएगा, ये कॉस साइन बन जाएगा, साइन कॉस, एक माइनस आएगा, मॉड मगर माइनस को खा जाएगा। तो क्योंकि ये π/2 पीरियोडिक है तो तुम्हें एंटी के टाइप में 2π को लिखना होगा, मतलब 0 से 4 इंटू π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स dx। ये 4 बाहर आ जाएगा, क्या रह गया 0 से π/2, 0 से π/2 में साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, मॉड मैंने हटा दिया, इंटीग्रेट कर लो। तो पीरियोडिक फंक्शन अगर 0 से एंटी दिया हुआ है तो तुम बाहर निकाल सकते हो एन को। आगे चल रहा हूं। जीरो से 10 2^x/2 बॉक्स x dx। क्या कर सकते हो, हाँ क्या कर सकते हो, 0 से एंड 2 क्या लिख सकते हो, x माइनस बॉक्स x लिख सकते हो नहीं। अब x माइनस बॉक्स x क्या हो जाएगा तब, 0 से एंड 2 क्या फ्रैक्शनल x का पीरियड 1 था तो 10 इंटू 1 2 फ्रैक्शनल x dx। बाहर क्या निकल जाएगा तब 10, क्या रह गया 0 से 1 2 क्या फ्रैक्शनल x dx। और x अगर 0 से 1 तक था तब तो फ्रैक्शनल x का वैल्यू x ही होगा ना, क्योंकि बॉक्स x तो 0 होता है और मैं जानता हूं x का वैल्यू क्या था, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल x था। तो अभी तो मैंने क्या क्या समझ में आया, देखो कितने अच्छे से 0 से 10 कितना बार ब्रेक करना होता है, मगर 0 से 1 में तुम्हें ब्रेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 से 1 में तुम फ्रैक्शनल x को लिख सकते हो x माइनस बॉक्स x, और x अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो बॉक्स x क्योंकि 0 होता है तो ये 0 से x2, तो ये 10 2^x/ln2 कहां से कहां तक 0 से 1 पुटअप कर दो। किसी को डाउट है तो पूछो। So there are some more formulas also. फॉर्मूला नंबर 2, अगर a से लेके a प्लस एंटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करोगे तो a को हटा सकते हो, ये 0 से एंटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3, एमटी से एंटी अगर इन एफ ऑफ एक्स डी एक्स करते हो तो ये n माइनस एम, समझ में आ रहा है, n और n माइनस एम कहां से कहां तक 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हो। है तरीका कुछ नहीं है यार, सपोज मैंने यहां से यहां तक का एरिया निकालने तुम्हें बोला तो क्या करोगे, ये पूरा एरिया निकालोगे, नहीं तुम ये डिफरेंस देखोगे, ये डिफरेंस 3 है और केवल इसी का एरिया निकाल लोगे, नहीं क्या, तो 5 - 2 3 होता है, तो वो वही कह रहा हूं, ऊपर वाले में बस शिफ्टिंग हुआ है। और a प्लस एंटी और b प्लस एंटी है तो क्योंकि एंटी एंटी सेम है तुम्हारे पास, तो अल्टीमेटली तुम ये निकालो या a से b में इंटीग्रेट करके निकालो, बात बराबर होगा। लिखना है तो लिख लो इसको।
चलो आगे चलता हूँ। सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ई माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस बॉक्स एक्स है। If box x is odd, e to the power x minus box x. If box x is even, 0 से 10 f of x dx का वैल्यू निकालने बोल रहा है। x माइनस बॉक्स x देख के मुझे पता चला ये फ्रैक्शनल x होगा, इसका पीरियड 1 होगा, मगर क्योंकि बॉक्स x ऑड और बॉक्स x इवन जो है वो लाइन में कैसे, देखो 0 से लेके 1 में इस पूरे में बॉक्स x 0 है, तो यहाँ पे ये इवन है, मतलब ये वाला पार्ट आएगा, फिर यहाँ पे ऑड है तो ये पार्ट आएगा, फिर इवन है तो ये पार्ट आएगा, और मतलब इस ये रिपीट कर रहा है, इवन और रिपीट कर रहा है, क्योंकि इवन और में फंक्शन ग्राफ हो जा रहा है, तो देख के ही पता चल रहा है कि फंक्शन का पीरियोडिसिटी 2 होगा। अगर तुम्हें निकालने का मन है तो तुम निकाल के भी देख सकते हो 0 से लेके 10 तक, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं एफ ऑफ एक्स का तो कैसा दिखेगा? एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मुझे हेल्प करोगे? 0 बॉक्स 0, डायरेक्ट बनाना मैं जान रहा हूं मुश्किल है, इसीलिए अगर मैं इसे ठीक है ब्रेक करता हूं एफ ऑफ एक्स, अगर मैं 0 से लेके 1 तक हूं तो बॉक्स एक्स 0 होगा, मतलब इवन फंक्शन में आएगा, तो ये e टू दी पावर x होगा। 1 से लेके 2 तक क्या होगा? 1 से लेके 2 तक बॉक्स x 1 होता है, तो इसलिए ये e माइनस ई टू दी पावर x माइनस 1 होगा, क्योंकि तब बॉक्स x का वैल्यू 1 है तो ये ऑड है। फिर 1 से लेके जब तुम 2 से लेके जब 3 तक जाओगे तो क्योंकि बॉक्स x 2 है तो फिर से वो लोअर इवन वाला पार्ट लेगा, और बॉक्स x 2 है तो ये e टू दी पावर इस वाले में ये x माइनस 2 हो जाएगा। और वही 3 से लेके अगर मैं 4 तक जाता हूं तो बॉक्स x 3 है, इसलिए फिर से वो अपर पार्ट में जाएगा और ये e माइनस ई टू दी पावर x माइनस 3 हो जाएगा। तो इससे अगर मैं देखूं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एक डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है। 0 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, मैं ये ब्लू वाले ब्रांच में बताओ, 0 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? e टू दी पावर 0 क्या 1, 1 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, मतलब 1 की और लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रहा है 1 में? e, ये 1 है। अब 1 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, क्योंकि अब तो तुम 1 से 2 में हो ना, जब 1 से 2 में हो तो तुम ये रेड वाले में बोलो e माइनस 1, तो e माइनस 1 यहाँ का कोई एक पॉइंट होगा, और 2 में क्या वैल्यू हो रहा है इस वाले में, अगर 2 की ओर जाएगा तो x का वैल्यू 2 माइनस 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0। अब फिर 2 में इसका वैल्यू क्या होगा? e टू पावर 2 माइनस 2 1 हो जाएगा, करके देखना, ये फिर से ऐसा आएगा, और ये देखना फिर से यहाँ से शुरू हो गया, तो ये क्या रिपीट, मुझे एरिया क्या निकालना है? मुझे तो एरिया बाउंडेड निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या बोलते हो? देखो फर्स्ट इवन और मुझे ये एरिया देगा, ये रेड वाला, सेकंड 1 से लेके 2 तक, अब 2 से लेके 3 तक मुझे ये एरिया मिलेगा, तो क्या बोलते हो? रिपीट नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 10 तक का जो एफ ऑफ एक्स निकालने बोल रहा है, ऐसे कितने एरिया आएंगे? क्योंकि ये 2 यूनिट का है तो 5 एरियाज आएगा। 5 कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक एफ ऑफ एक्स, मतलब मैं केवल यही वाला एरिया निकाल लेता हूँ, क्योंकि फिर यही चीज तो रिपीट करेगा ना, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, तो 5 इसलिए आया क्योंकि दो दो का पेयरिंग कर रहे हो। अब 0 से 2 में, हाँ तो 0 से 2 में तो फिर अलग अलग करोगे ना, क्योंकि 0 से 1 में वो ये वाला ग्राफ हो रहा है। अब ये कौन सा ग्राफ है? 0 से 1 में तुमने, ये तो बोर्ड लेवल वाला सम है, e टू दी पावर x है, प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 से लेके 2 में क्या है? e माइनस ई टू दी पावर x माइनस dx। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। तो तुम्हें अप्रोच देखना होगा, ठीक है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चीजें आसान है, मैं किसी भी पॉइंट में तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि चीजें आसान है, चीज डिफिकल्ट है मैं कह रहा हूं।
जो डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट है, उसे आसान बोल के तुम हटा नहीं सकते हो। तुम चाहे जितना भी यूट्यूब में वीडियो देख लो, या तो वो डिफिकल्ट सम्स नहीं कर रहे हैं इसलिए तुम्हें ये टॉपिक आसान लग रहा है, वरना ये टॉपिक आसान नहीं है। और अगर डिफिकल्ट सम करवाया नहीं जाए तो चीजें तो जिंदगी में हर समय आसान होगा, ये तो सही बात है। आगे चल रहा हूँ और एंजॉय करो प्रोसेस को, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चलो लास्ट टॉपिक आज का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है टाइप 1, जो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ 0 से लेके 3, नीचे फ्रैक्शनल एक्स, ऊपर बॉक्स एक्स डीएक्स, तो मैं जानता हूं कि 0 से लेके 3 में क्या होता है कि फ्रैक्शनल एक्स और बॉक्स एक्स अलग अलग वैल्यू लेगा। पीरियोडिसिटी यहां पे यूज नहीं कर सकता हूं, बॉक्स एक्स इज नॉन पीरियोडिक। तो नीचे फ्रैक्शनल एक्स को मैं एक काम कर रहा हूं, एक्स माइनस बॉक्स एक्स डाल देता हूं, ऊपर एक बॉक्स एक्स डाल देता हूं। तो तुम बोलोगे सर ये तो हो गया, क्योंकि 0 to 1 में बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 था, तो इसलिए ये हो जाएगा x माइनस 0 होल टू दी पावर 0 डी एक्स, जो 1 हो जाएगा। 1 से लेके 2 में, और x एग्जैक्टली 0 लेने का जरूरत नहीं है, बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 था तो x माइनस 1 डी एक्स, प्लस 2 से लेके 3 में बॉक्स एक्स का वैल्यू 2 था तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन आ जाएगा। मगर यहाँ पे क्योंकि तुम लोगों ने डायरेक्टली देखा, इसी चीज को कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, जिसे हम टाइप 2 में करते हैं, कि इस चीज को कभी कभी तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके देखना होगा। जैसे 0 से लेके पाए बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स डीएक्स। अब यहां पे ये कब कब इंटीजर होता है, तो ये करने के लिए क्या करेंगे, इसे 0 से पाई ले लेता हूं और बॉक्स ऑफ वाई डीएक्स ले लेता हूं, और वाई का ग्राफ बनाता हूं 2 साइन एक्स। कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। ये ग्राफ ऐसा बना, कहां से घूमेगा मुझे मालूम है, पाई बाय 2 में ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा जिसका वैल्यू 2 होगा। तो ये जो है ये रेंज ऑफ वाई है। तो अभी जब तुम रेंज ऑफ वाई देख रहे हो, वो 0 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए बॉक्स वाई दो अलग अलग वैल्यू लेगा, वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो क्या करोगे कि बीच का कोई एक जो इंटीग्रल पॉइंट्स है वहां पे सब हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ कर दोगे। बोलोगे सर याद आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी में भी किया था, एग्जैक्टली वही चीज करूंगा। अब y अगर 1 है तो साइन x हाफ है, तो इसलिए ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे मालूम चल गया, ये पाई बाय 6 के लिए होगा, ये 5 पाई बाय 6 के लिए होगा। तो इस वाले इंटरवल में y कहां से कहां तक है, y मतलब ये कहां से कहां तक है, इस वाले इंटरवल में y जो है 0 से 1 तक है, इसलिए बॉक्स y का वैल्यू 0। पर इसका कोरस्पॉन्डिंग x कहां से कहां तक है, क्योंकि यहां पे एक प्रॉब्लम है, ये जो है ये x का लिमिट होता है और ये y का लिमिट तुमसे पूछ रहा है। तो इसलिए ये तुम्हारे पास हो गया 0 से पाई बाय 6 तुम 0 dx करोगे, नहीं क्या, प्लस पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तक क्या हो रहा है, क्या जरूरत ही नहीं है क्या, क्यों, क्योंकि यहां से, अब मैं ये रेड वाला ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक मेरा y कहां से कहां तक है, हाँ y का मतलब प्रोजेक्शन कहां से कहां तक है, ये फंक्शन का जो y कोऑर्डिनेट है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, मुझे मालूम है y 1 से लेके 2 तक लाई कर रहा है, इसलिए बॉक्स y का वैल्यू क्या आएगा 2, और इसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस कहां से कहां तक लाई कर रहा है, सर 2 में जो था, अरे यार 2 से 2 का इंटीग्रेशन 0 होता है, इसलिए उसके बारे में चिंता मत करो, सिंगल पॉइंट के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं तुम, ठीक है, अगर तुम 2 के बारे में चिंता करोगे तो तुम बोलोगे सर एक काम कीजिए, क्या करूं, अब ये 0 से पाई बाय 2 लिख लीजिए, हाँ ठीक है, बॉक्स वाई 1 dx लिख लेता हूं, प्लस अब पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 6, मगर मिला नहीं दोगे क्या, तुम इसे मिला नहीं सकते हो क्या, ए से भी ब्रांचिंग वाले वैल्यू से, क्योंकि ये और ये सेम है। रीजन ये है कि ए से लेके ए का तो इंटीग्रेशन 0 होता है अगर फंक्शन डिफाइन होता है उस जगह में, तो अब रह क्या गया, अब ये वाला रह गया, कहां से कहां तक, 5 पाई बाय 6 से लेके पाई तक, यहाँ पे y कहां से कहां तक है, ये रेंज कहां से कहां तक है, ये 0 से 1 तक है, इसलिए बॉक्स कैसा दिखेगा 0 dx। किसी को लिखना है तो लिख लो।
आगे चल रहा हूं। और इस टाइप 2 में 0 से इंफिनिटी बॉक्स ऑफ 2 टू दी पावर e टू दी पावर माइनस एक्स dx, किसका ग्राफ बनेगा? बनाओ, कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी तक। एफ ऑफ 0 क्या हो रहा है? 2 इंटू ई टू दी पावर 0, तो 2 होगा। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा? ई टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो नीचे की ओर जाएगा। तो 0 से 2 के बीच में केवल एक ही लाइन आएगा, वो लाइन 1 है। 1 के करस्पॉन्डिंग अब 2 e टू दी पावर माइनस एक्स 1 है, तो e टू दी पावर x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू ln 2 हो जाएगा, तो ये ln 2 है। तो जब मैंने ऑफलाइन क्लास किया था तब हम लोगों ने लिखा था इसे। अब तो हमें समझ में आ गया कहाँ कहाँ ब्रेक करना होगा, कहाँ से कहाँ तक। एक ये पीला वाला और एक ये रेड वाला। तो जब मैंने 0 से ln 2 बोला था, बहुत बच्चे लोगों ने कह दिया था सर पहला वाला है इसलिए ये 0 होगा, मगर वो नहीं है रे। इस वाले में तुम देखो फंक्शन जो है वो यहां से लेके यहां तक लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है? तुम यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये फंक्शन है, फंक्शन जो है वो यहाँ, ठीक है, ये वाला यहाँ तक ये बाउंड्री है उसका। तो इसलिए तुम देख रहे हो कि y जो है वो 1 से लेके 2 तक लाई कर रहा है, इसलिए बॉक्स y का वैल्यू 1 होगा। हाँ, अब ln 2 से इंफिनिटी में देखो बॉक्स अब ये अंदर आ चुका है, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे बॉक्स y का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन में y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से 1 तक, तो 0 dx निकाल के देख लेना। तो चलो, यहीं तक कराया था, इसे भी लिख लो एक बार। चलो।